दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का। ठीक है, हिंदी व्याकरण के जीके के बारे में, जो कि झारखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो में हम लोग टॉप 150 प्लस एमसीक्यू देखने वाले हैं और ये पार्ट 3 वीडियो है। ठीक है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट 3 वीडियो है और हम लोग केवल वीवीआई के क्वेश्चन आंसर की बात करेंगे। ठीक है, जो कि झारखंड पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे हम लोग, और शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चलिए, ये तीसरा वीडियो है। ठीक है, पार्ट 3 है। तो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है स्टार्ट होगा 321 से। ठीक है, क्वेश्चन का सीरियल नंबर 321 से स्टार्ट है आज के वीडियो में। तो सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोगों को सीरियल नंबर पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप लोग सवाल पर ध्यान दीजिए। ठीक है, कि सवाल क्या पूछ रहा है और उसका उत्तर क्या होगा। तो चलिए देखिए, सवाल क्या है कि नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। देखिए यहाँ पे अलंकार पूछ रहा है, तो अलंकार का क्लास भी मैं करवा दूंगा। ठीक है, एक बार अलंकार का जो है अलंकार का क्लास मैं करा दूंगा। और चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा उल्लेख अलंकार। ठीक है, उल्लेख अलंकार, यहाँ पे देखिए उल्लेख अलंकार हो जाएगा। और अलंकार के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग उसी में पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण वाले ही क्लास में, क्योंकि यहाँ मैं बताऊँगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संदेशनी मधुवन कूप भरे में कौन सा अलंकार होगा, तो इसमें होगा अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीर या आल्हा किस जाति का छंद है, तो सही उत्तर हो जाएगा वर्णिक जाति का छंद है। ठीक है, सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा व्याकरण के क्लास में, बस यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं केवल। विभत्स रस का अस्थाई भाव है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे जो है इस सभी क्वेश्चन को देखना एक बार बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल जो है आ सकता है एग्जाम में। तो सवाल क्या है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है, तो सही उत्तर हो जाएगा घृणा। ठीक है, चलिए क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है, यहाँ पे रस के बारे में है। तो देखिए क्या कह रहा है कि क्रोध किस रस का अस्थाई भाव है। तो क्रोध क्या होता है, एक रौद्र रूप जब होता है तब क्रोध आता है। ठीक है, जब क्रोध आता है तो क्या होता है, पूरा रौद्र रूप हो जाता है। तो ये रौद्र रस का अस्थाई भाव है। ठीक है, रौद्र रस का, रस के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, व्याकरण के क्लास में। चलिए यहाँ पे है कि रस कितने प्रकार के होते हैं, पूछ रहा है। तो रस जो है टोटल 9 प्रकार के होते हैं। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। ठीक है, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है, तो सही उत्तर हो जाएगा शांत रस। चलिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे रति। ठीक है, चलिए तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता, शब्द को समझिए, तन पर नहीं लता पान खाए अलबत्ता का अर्थ है, क्या अर्थ होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा झूठा दिखावा करना। ठीक है, झूठा दिखावा करना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे बुरे काम से बुराई मिलना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है कि एक तो करेला
आप तीता दूजा नीम चढ़ा, ठीक है, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि बुरे का और बुरे से संग होना, ठीक है, बुरा का और बुरे से संग होना। चलिए, निम्नलिखित में से कौन शब्द शक्ति के भेद यानी कि प्रकार नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द है जो शक्ति का भेद नहीं है या फिर शक्ति का प्रकार नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका रस, ठीक है। चलिए, जस दुल्हा तन बनी बारात का अर्थ है, क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कि सभी साथी एक ही जैसे। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है, तो नाश कर देना का के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा पानी फेर देना, ठीक है। जैसे कहते हैं नहीं कह रहे तुमने किए कराए पर पानी फेर दिया, मतलब नाश कर दिया, ठीक है, याद रखिएगा। दिल पक जाना का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा अत्यंत पीड़ित होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होगा? आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका बेमेल तथा बेढंगा होना, ठीक है। चलिए, अंतर के पट खोलना का अर्थ है, अंतर के पट खोलना का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर होगा यहाँ पे विवेक से काम लेना। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ क्या होगा? तो बुरे काम से बुराई मिलना, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? ठीक है, मतलब खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कि परिश्रम अधिक और फल कम मिलना, ठीक है। जब हम परिश्रम अधिक कर लेते हैं और फल एकदम थोड़ा सा मिलता है तो कहते हैं कि खोदा पहाड़ और निकला चूहा, ठीक है। चलिए, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि अनुभव होना, ठीक है। चलिए, कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट का अर्थ क्या होगा? कोई ईर घाट तो कोई वीर घाट, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये तालमेल न होना, ठीक है। जब दो व्यक्तियों में तालमेल नहीं होता है तो कहा जाता है कि कोई ईर घाट है तो कोई वीर घाट है, ठीक है। अगला है कि हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ हो जाएगा कि असंगत बातें करना, ठीक है। चलिए, अंगूठी का नग होना का अर्थ है, क्या अर्थ है? तो अनुरूप जोड़ा होना, ठीक है, अनुरूप जोड़ा होना। ढपोर शंख का अर्थ है, ढपोर शंख का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका जो अर्थ होगा कि बेवकूफ़, ठीक है। ढपोर शंख, बेवकूफ़, कोई बेवकूफ़ होता है तो उसको कहते हैं ढपोर शंख, ठीक है। अगला है कि राम नाम जपना पराया माल अपना का क्या अर्थ होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा कि धोखे से धन जमा करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई, इसका क्या अर्थ होगा? तो इसका अर्थ है कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। समुद्र मंथन करना का अर्थ है, क्या हो जाएगा? समुद्र मंथन करना का अर्थ, तो इसका अर्थ होगा कि कठोर परिश्रम करना। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है, इनमें से कौन सा चिन्ह विराम चिन्ह नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा अवतरण, ठीक है। अवतरण चिन्ह विराम चिन्ह नहीं होता है।
चलिए, वाक्य के घटक होते हैं। वाक्य के घटक कौन कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा उद्देश्य और विधेय। सरल का विलोम क्या होता है? अब बताइए, सरल का विलोम क्या होगा? तो कठोर होगा, ठीक है, या कुटिल हो जाएगा, ठीक है, कुटिल होगा, ठीक है, सरल कुटिल। सरल मतलब सीधा, कुटिल मतलब जटिल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुण का विलोम होगा। गुण का विलोम क्या हो जाएगा? तो गुण का विलोम हो जाएगा दोष, ठीक है। ढाढ़स का विलोम क्या होगा? ढाढ़स का विलोम होगा त्रास। झंकृत का विलोम क्या होगा? तो झंकृत का विलोम हो जाएगा निस्तब्ध, निस्तब्ध, ठीक है। चलिए, झीना का विलोम होगा। झीना का विलोम क्या होगा? तो गाढ़ा, ठीक है, गाढ़ा। जंगम का विलोम क्या होगा? तो जंगम का विलोम हो जाएगा अस्थावर। जातीय का विलोम होगा। तो जातीय का विलोम हो जाएगा विजातीय, ठीक है। छद्म का विलोम होगा। छद्म का विलोम यहाँ पे हो जाएगा व्यक्त। चेष्ट का विलोम होगा, क्या हो जाएगा? तो चेष्ट का विलोम होगा निश्चेष्ट। ग्रहण का विलोम हो जाएगा। ग्रहण का विलोम क्या होगा? तो त्याज्य, ठीक है, त्याज्य होगा। गौण किसका विलोम है? गौण किसका विलोम है? तो सही उत्तर होगा प्रमुख का, ठीक है, प्रमुख का विलोम गौण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरु किसका विलोम है? तो गुरु का विलोम क्या होता है? तो गुरु का विलोम लघु होता है, ठीक है। चलिए, गरल का विलोम होगा। गरल का विलोम क्या हो जाएगा? तो सुधा हो जाएगा। गत का विलोम क्या होगा? तो गत का विलोम हो जाएगा आगत, ठीक है। कर्क्स का विलोम क्या होगा? तो कक्ष का विलोम हो जाएगा विनम्र। कृतज्ञ का विलोम होगा, क्या होगा? तो कृतज्ञन हो जाएगा, ठीक है, कृतज्ञन। कानन का विलोम होगा। अब कानन का विलोम क्या हो जाएगा? तो इसका विलोम होगा शहर। ऋजु का विलोम क्या होगा? तो ऋजु का विलोम हो जाएगा वक्र। रीत का विलोम होगा। रीत का विलोम क्या होगा? तो अनृत, ठीक है, रीत अनृत। चलिए, ऊहापोह का विलोम होगा। ऊहापोह का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा निश्चित, ठीक है, निश्चित। उपसर्ग का विलोम क्या होगा? उपसर्ग। तो इसका उपसर्ग का विलोम हो जाएगा यहाँ पे प्रत्यय, ठीक है। किसी शब्द में उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो इसलिए इसका उल्टा हो गया है। उपसर्ग का विलोम प्रत्यय। चलिए, इहलोक का विलोम होगा। इहलोक का विलोम क्या हो जाएगा? तो परलोक हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आसक्त का विलोम होगा। आसक्त का विलोम विरक्त हो जाएगा। आकीर्ण का विलोम होगा। आकीर्ण का विलोम होगा यहाँ पे विकीर्ण, ठीक है, आकीर्ण विकीर्ण। चलिए, आरोहण का विलोम होगा। तो आरोहण का हो जाएगा अवरोहण। अवनत का विलोम होगा। अवनत का विलोम क्या हो जाएगा? तो अवनत विनत, सॉरी, अवनत का उन्नत होगा, ठीक है, उन्नत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतिवृष्टि का विलोम होगा।
अतिवृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? अनावृष्टि। ठीक है। अभिजात्य का विलोम होगा, अभिजात्य का विलोम क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अकुलीन। ठीक है, अकुलीन। अतिथि का विलोम क्या होगा? तो अतिथि का विलोम हो जाएगा आतिथेयी। ठीक है, आतिथेयी। अथ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अथ का हो जाएगा इति। अकस्त किसका विलोम शब्द है? तो अकस्त है यहाँ पे विसत का। चलिए, झंझावत किसका पर्यायवाची है? तो झंझावत यहाँ पे हो जाएगा तूफान का पर्यायवाची। ठीक है, तूफान को झंझावत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से तोता का पर्यायवाची कौन सा है? तो तोता का यहाँ पे हो जाएगा ये सभी, क्योंकि तोता को सुगा भी कहते हैं, सुग्गा भी कहते हैं और सुक भी कहा जाता है। चित्रक किसका पर्यायवाची है? तो चित्रक जो है यहाँ पे हो जाएगा बाघ का। ठीक है, बाघ को चित्रक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ति किसका पर्यायवाची है? तो वृत्ति जीविका का पर्यायवाची है। ठीक है। प्रभा कीट किसका पर्यायवाची है? तो सही उत्तर हो जाएगा जुगनू का। ठीक है, जुगनू जो रात में कीड़ा होता है, उसके लाइट जलता है उसमें। ठीक है, उसी को जुगनू कहा जाता है, तो उसी को प्रभा कीट भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए, विपिन का पर्यायवाची है, विपिन का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका पर्यायवाची हो जाएगा जंगल। खल का पर्यायवाची है, खल का पर्यायवाची क्या होगा? तो ये सभी हो जाएगा, जैसे दुष्ट, नीच, पाजी। ठीक है। चलिए, धीवर किसका पर्यायवाची है? धीवर किसका पर्यायवाची होगा? तो यहाँ पे केवट का पर्यायवाची हो जाएगा। ठीक है, केवट। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? तो सही उत्तर होगा कोयल का। मनोज का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो मनोज का पर्यायवाची क्या है? तो यहाँ पे कामदेव है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्कंठा का पर्यायवाची है, तो उत्कंठा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा लालसा। आख्यान का पर्यायवाची क्या है? तो आख्यान का पर्यायवाची होगा वृत्तांत। ठीक है। सप्तशती में कौन सा समास होगा? तो सप्तशती में हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है, समास के बारे में मैं आपको बता दूंगा। गोपाल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। शांति दूत में कौन सा समास है? तो शांति दूत में हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है, क्योंकि शांति दूत हम किसी पुरुष को ही बनाकर भेजते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ही बना करके भेजते हैं। ठीक है, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। थोड़ा बहुत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। अजात शत्रु में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। समास को कैसे पहचानना है ये मैं आपको ग्रामर के वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, हिंदी व्याकरण के क्लास में जो व्याकरण जो पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, मैंने बना दिया है वीडियो हिंदी व्याकरण का। ठीक है, जिसमें संज्ञा मैंने बताया है पहले क्लास में। अभी दूसरा क्लास जल्द ही बनाया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप उसको नहीं देखे हैं संज्ञा वाला, तो उसको आप देख लीजिए। ठीक है। चलिए,
भूखा प्यासा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है। दुपट्टा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। चलिए, रणकुशल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। पद्मासन में कौन सा समास होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे बहुब्रीहि समास। अंजनी सुत में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। आशुतोष में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। चंद्रमौली में कौन सा समास होगा? चंद्रमौली, तो इसमें हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि अठकोना में कौन सा समास होगा? तो अठकोना में समास कौन सा है? तो हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। गंगा जल में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। यश प्राप्त में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है। प्राण प्रिय में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। मुनिवर में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। चलिए, गृह प्रवेश में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। वक्रतुंड में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। रातों रात में कौन सा समास होगा? तो रातों रात में हो जाएगा यहाँ पे अव्ययी भाव समास। सतसई में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ठीक है। देश सेवा में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास, क्योंकि देश सेवा जो है कोई व्यक्ति ही कर सकता है, तो इसलिए तत्पुरुष समास। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। चलिए, किस समास में पहला पद संख्यावाची होता है? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा द्विगु समास में। ठीक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है? तो इन चारों में से किसमें कर्मधारय समास नहीं होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भारतवासी में। ठीक है। भारतवासी में ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, किस समास में पहला पद प्रधान होता है? तो इसमें हो जाएगा अव्ययी भावी समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे है कि पंकज में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। ठीक है। किस शब्द में यण संधि है? तो यण संधि किस में होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा अत्याचार में। ठीक है। चलिए, व्यायाम में कौन सी संधि है? तो व्यायाम में यहाँ पे हो जाएगा यण संधि। ठीक है। इसमें आयाम जुड़ता है। ठीक है, व्य प्लस आयाम। निसंतान में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है। जब देखिए पहचानना कैसे है,
तो इसको पहले संधि विच्छेद कर लीजिए। निसंतान में कौन सी संधि होगा, तो यहाँ पे ऐसे नि रहता है प्लस संतान, ठीक है। तो यहाँ विसर्ग है, ये विसर्ग जुड़ रहा है तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है, हो जाएगा विसर्ग संधि। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मोह का संधि रूप क्या होगा, तो निर्मोह का हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर निह प्लस मोह, ठीक है। और अगर इसमें पूछा जाए कि ये कौन सी संधि है तो ये हो जाएगा विसर्ग संधि, ठीक है। चलिए एक एक में कौन सी संधि है, तो एक एक में हो जाएगा यहाँ पे वृद्धि संधि, ठीक है। नवोढ़ा नवोढ़ा का संधि रूप क्या होगा, तो नवोढ़ा का संधि रूप हो जाएगा यहाँ पे नव प्लस ऊढ़ा, ठीक है, नव प्लस ऊढ़ा, ये नवोढ़ा हो जाएगा। तिरस्कार का संधि रूप क्या होगा, तो तिरस और प्लस कार, यहाँ पे देखिए तिरह प्लस कार, ये देखिए तिरह प्लस कार, और इसमें पूछा जाए कि कौन सा संधि होगा तो विसर्ग संधि होगा, ठीक है। चलिए सदाचार में कौन सी संधि है, तो अब देखिए सदा प्लस चार, तो यहाँ पे हो जाएगा व्यंजन संधि, सद प्लस आचार। यहाँ पे हो जाएगा उज्ज्वल का संधि रूप होगा, तो उज्ज्वल का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा उत प्लस ज्वल, ठीक है। पर्यावरण में संधि है, पर्यावरण में कौन सी संधि होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा यण संधि, ठीक है। और पर्यावरण को अगर संधि विच्छेद करने को बोले तो ऐसे होगा परि प्लस आवरण, ठीक है, ये हो जाएगा पर्यावरण अगर ये जुड़ेगा तो इसमें कौन सी संधि होगी, यण संधि। सन्मार्ग का संधि रूप होगा, सन्मार्ग का संधि रूप क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सत प्लस मार्ग, ठीक है, सतमार्ग। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण का संधि रूप होगा, तो रामायण का हो जाएगा यहाँ पे राम प्लस आयन। चलिए खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है, तो खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा, इस वाक्य में कर्ता कौन है, तो इस वाक्य में जो कर्ता है रमेश है, ठीक है। वाक्य से भी सवाल आता है। अगला सवाल है कि उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है, इस वाक्य में कौन सा काल होगा, तो उसने पढ़ा था यानी पहले पढ़ा था, ठीक है, तो बीत गया, तो बीत गया तो कौन सा काल होगा, भूतकाल, ठीक है। और जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल हो जाएगा, और जो आने वाला समय है जैसे कि उसने पढ़ा होगा, ठीक है, वह पढ़ेगा, वह सुनेगा, वह जाएगा, तो ये सभी जिसमें गा लगा होता है लास्ट में वो हो जाएगा भविष्यत काल, ठीक है, भविष्य काल। और जो जिसमें था थे थी लगा हो लास्ट में, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे था थे थी लगा हो उसमें हो जाएगा भूतकाल, ठीक है। और जिसमें है लगा हो वो हो जाएगा वर्तमान काल, ठीक है। चलिए आगे ऐसा ही सवाल और होगा। यहाँ पे है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है, तो धीरे धीरे शब्द है यहाँ पे क्रिया विशेषण, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक, ठीक है। चलिए उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में पुराना क्या है, तो पुराना यहाँ पे हो जाएगा कि विशेषण है, ठीक है। चलिए
मैं यह काम अपने आप ही कर लूँगा। इस वाक्य में आप क्या है? तो आप जो है यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह क्या है? तो वह यहाँ पे सर्वनाम है। ठीक है, सर्वनाम किसे कहते हैं? जो संज्ञा के बदले में शब्द जो है लगाया जाता है या उपयोग किया जाता है उसको सर्वनाम कहते हैं। अब घर पर माँ है वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे अधिकरण। ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति है। मैं व्याकरण के क्लास में सब बता दूंगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से। ठीक है, सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा का। ठीक है, कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा यह। जो सो में कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, जो सो में यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ दे रहा है, मतलब इन दोनों में संबंध बना दे रहा है, इसलिए ये हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा। इसमें कौन सा कारक होगा? तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे कर्ता। ठीक है, कर्ता किसने? तो यहाँ पे डंडा किसने मारा? तो बाबा ने। तो काम कौन कर रहा है? बाबा। ठीक है, तो बाबा क्या है? कर्ता है। ठीक है, यहाँ पे बाबा कर्ता हो जाएगा, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तो कर्ता कर रहा है, इसलिए ये कर्ता कारक होगा। चलिए, पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कि अपादान कारक। ठीक है, अपादान कारक। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पर ने लगा हुआ था। ठीक है, तो ने अगर लगा हो तो समझिए कि कर्ता कारक है। ठीक है, अगर कर्ता के बाद यहाँ पे ने लगा हो तो समझिए कि कर्ता कारक है, और अगर यहाँ पे कर्ता के बाद से लगा हो, ठीक है, तो समझिए कि अपादान कारक है। ठीक है, और अगर को लगा हो तो समझिए कि करण कारक है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा व्याकरण वाली क्लास में। ठीक है, अभी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए अगला है कि मरणासन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा तत्पुरुष समास। पंचानन में कौन सा समास है? तो यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास। किस शब्द में वृद्धि संधि है? तो यहाँ पे हो जाएगा सदैव में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है? देखिए मैंने बताया था कि किस कारक में से विभक्ति का प्रयोग साधन के अर्थ में होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे कि करण। ठीक है, चलिए ए रमेश यहाँ आओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इस वाक्य में होगा संबोधन कारक। संस्कृत में आकारांत शब्द होते हैं। तो संस्कृत में आकारांत शब्द क्या होगा?
तो स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है। साकार में उपसर्ग है, तो साकार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? यहाँ पे स हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो स प्लस आकार, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। तो ये कौन सा है? ये उपसर्ग है। ठीक है। चलिए, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? तो चिड़िया का बहुवचन होगा यहाँ पे चिड़िया। ठीक है। मानक हिंदी में पश्चिमी हिंदी की किन ध्वनियों का लोप हो गया है? तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा द्वित्व। ठीक है, द्वित्व ध्वनियों का लोप हो गया है। देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि में हुआ है? तो यहाँ पे ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ठीक है, ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा में हुआ है? तो यहाँ पे अपभ्रंश भाषा से हुआ है। ठीक है, अगर पूछे कि हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है तो अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? यहाँ पे है लेख। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भाषा का अंग नहीं है? तो यहाँ पे हो जाएगा लेख। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा का निर्माण इनके संयोग से होता है। भाषा का निर्माण किसके संयोग से होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा ध्वनि चिन्ह। ठीक है, ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से या संयोग से। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो यहाँ पे सही उत्तर होगा भास। ठीक है, भास धातु से हुई है। हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा खड़ी बोली। ठीक है, निम्नलिखित में से हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और इंग्लिश भाषा रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, जो इंग्लिश हम लोग लिखते हैं वो रोमन में लिखते हैं और हिंदी लिखते हैं देवनागरी में। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या है। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती हैं? तो 18। ठीक है, 18। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 सितंबर 1949 को। संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? यहाँ पे सही उत्तर होगा 343वें अनुच्छेद में। दही शब्द है। अब दही कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है? तो यहाँ पे हो जाएगा पुल्लिंग। ठीक है, आज संचार माध्यमों में हिंदी भाषा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे मानक रूप का प्रयोग होता है। ठीक है, और आज का 150वां प्रश्न। ठीक है, सीरियल नंबर 470 है, लेकिन आज के इस वीडियो का 150वां प्रश्न है। पूछ रहा है कि ड, ठीक है, का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा नासिक्य। ठीक है, इसको बोलते हैं इंगा। क ख ग घ अंगर जो रहता है वही है यहाँ पे, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा नासिक यानी नाक। ठीक है, तो 150 प्रश्न पूरे हो चुके हैं और मैंने कहा था कि 150 प्लस क्वेश्चन बताऊंगा, इसलिए मैं आपको 10 और एक्स्ट्रा प्रश्न बताने वाला हूं। तो अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
समूहवाचक संज्ञा है। तो समूहवाचक संज्ञा है, इनमें से कौन सा समूहवाचक है? तो यहाँ पे हो जाएगा अंगूर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अंगूर, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये उत्तर गलत है। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर होगा पौधे। ठीक है, क्योंकि पौधे एक समूह में रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर पौधा शब्द का प्रयोग होता तो केवल एक शब्द का जो है एक पौधा के बारे में बताया होता, लेकिन यहाँ पे पौधे के बारे में कहा गया है, तो इसलिए समूहवाचक संज्ञा ये पौधे हो जाएगा। ठीक है, चलिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है यहाँ पे तत्सम शब्द। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो शब्द संस्कृत से आया है वो तत्सम हो जाएगा, और जो शब्द हिंदी का है वो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए, इसमें से आपको तत्सम शब्द कौन सा लग रहा है? मैंने आपको बताया है कि जो शब्द संस्कृत जैसा लगता है, ठीक है, वो तत्सम शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गोधूम। ठीक है, चलिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब बोल रहा है तद्भव, तो तद्भव जो हिंदी भाषा का शब्द होता है उसको तद्भव कहते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मुंह। ठीक है, चलिए, अब बैंक जो है वो विदेशी शब्द है। ठीक है, वो इंग्लिश से कन्वर्ट किया गया है हिंदी में। ठीक है, ट्रांसलेट किया गया है, इसलिए वो विदेशी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वानर का तद्भव रूप क्या होगा? संस्कृत में आप लोग पढ़ेंगे कि वानर होता है। ठीक है, वानरः, तो वानर का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा बंदर। ठीक है, हिंदी में बंदर उसको बोला जाता है, और संस्कृत में वानर। ठीक है, और उसी को इंग्लिश में मंकी बोलते हैं। दर्शन का तद्भव रूप है। अब दर्शन का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा दर्शन। ठीक है, दर्शन, ये वाला जो दर्शन है ऊपर वाला, ये संस्कृत का शब्द है। ठीक है, और ये हिंदी का शब्द है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे हो जाएगा उद्गम। ठीक है, उद्गम शब्द तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे हो जाएगा बिच्छू। ठीक है, ये हिंदी का शब्द है। निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहाँ पे पूछ रहा है कि पहले तत्सम बाद में तद्भव, तो इन दो जो है यहाँ पे कौन सा विकल्प अशुद्ध है? यहाँ पे देखिए, श्रृंगार, श्रृंगार। ठीक है, अशुद्ध बोल रहा है ना, मतलब गलत कौन है? नृत्य, नाच, दधी, दही, चक्षु, आँख। तो यहाँ पे देखिए, सही उत्तर हो जाएगा इसका चक्षु। ठीक है, चक्षु, यहाँ पे आँख, ये वाला गलत विकल्प है। ठीक है, यहाँ पे होता है नेत्र। ठीक है, नेत्र अगर रहता तो सही हो जाता। चलिए, अंतिम प्रश्न आज का, पहचान का तत्सम शब्द क्या होगा? तो पहचान का होगा यहाँ पे प्रत्यभिज्ञान। ठीक है, प्रत्यभिज्ञान। तो आज का अंतिम प्रश्न, और ऐसे ही प्रश्नों के साथ मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ये तो पार्ट 3 वीडियो था, पार्ट 4 वीडियो में मिलेंगे हम लोग। और तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।